पढ़ा था? आज का हमारा टॉपिक है कोहेरेंस, हेडिंग दो, कोहेरेंस और बेटा वो भी ले लेंगे, अभी ये तो लिखो, कोहेरेंस और ऑब्जर्वेबिलिटी coherence or observability of two source interference। तो अगर दो वेव्स कोहेरेंट होंगी तो इनका इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल होगा, अदरवाइज ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। कोहेरेंस क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्ज करें जी एक वेव थी ये वाली, या मेरे साथ ही बनाते हैं, फर्ज करें जी एक वेव थी ये वाली, दूसरी वेव लेट्स सपोज, या आप रैंडमली बना सकते हैं, द आइडिया इज दैट द वेवलेंथ शुड बी डिफरेंट। क्या इन दो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है? क्या इन दो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है या नहीं? नो इट्स नॉट। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो तब हो सकता है जब वेवलेंथ सेम होगी। क्या डिफरेंट वेवलेंथ्स के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है या नहीं है? इट्स नॉट पॉसिबल। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब पॉसिबल है जब वेवलेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो ये दो वेव्स तो कोहेरेंट हो ही नहीं सकती। कोहेरेंट होने के लिए सबसे पहले तो दे शुड बी एबल, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सके। क्या इनका हो सकता है? द आंसर इज नो। तो पहली बात ये हो गई कि अगर वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो वो कोहेरेंट हो ही नहीं सकती। तो इसके साथ लिख लो, वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, waves of different wavelengths cannot be coherent। अब हम ट्राई करते हैं कि कोहेरेंट का मतलब समझें, फिर हम कोहेरेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। आपके पास दो वेव्स थी और उन दो वेव्स का आपको ये पैटर्न मिल रहा था एक सर्टेन लाइन पे। एक सर्टेन लाइन पे ये दो वेव्स कंबाइन कर रही थी और इनका जो पैटर्न मिल रहा था वो था, कह सकते हैं, इज इट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्ज करें जी 0 सेकंड पे इनकी जो इंटरफेरेंस है इट वाज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट कौन से टाइम पे? एट 0 सेकंड। बेटा 0 सेकंड पे कौन सी इंटरफेरेंस हुई? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, आगे आ जाओ, बताओ ये दो वेव्स कोहेरेंट है या नहीं है? बातें ना करो, ये दो वेव्स कोहेरेंट है या नहीं है? We cannot comment on that because at 0 second they have a certain pattern. Now they have to maintain that. They should be able to make a certain pattern at the given instant and then they have to maintain that. ये दो बातें हो गई same. That is the first condition. That is the first condition. Then the second condition is they have to maintain their pattern of overlap, which is called the phase difference. अब जो initial pattern होगा उसको maintain करना। देखो उनका तो पैटर्न बन ही नहीं सकता। जब पैटर्न बन गया, अब 0 सेकंड पे ये ऐसे थी, फर्ज करो कुछ टाइम के बाद सोर्सेज आगे पीछे हो गए, तो आपने इनको ऑब्जर्व किया उसी सेम लाइन पे एंड यू सॉ दिस पैटर्न। ये मेरे साथ ही बना लो, यू सॉ दिस पैटर्न। दूसरी वेव आपने बनानी है, सेंटर मार्क करो, सेंटर मार्क करो, सेंटर मार्क करो, सेंटर सेंटर सेंटर, दूसरी वेव यहां पे चली गई। अब हुआ क्या? 0 सेकंड पे आपने ऑब्जर्व किया एंड द वेव्स वर हैविंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
When you observe them at another time, for example, time t1, what kind of interference is there? It is partial. लाइन ए बी क्या कहते हो, उसी सेम लाइन के ऊपर शुरू में थी कंस्ट्रक्टिव, कुछ टाइम के बाद क्या होगी, पार्शियल. फॉर एनी रीजन द पैटर्न हैज बीन चेंज, दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर पैटर्न, दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर पैटर्न. फिर आपने दोबारा ऑब्जर्व किया कुछ और टाइम के बाद. जब आपने दोबारा ऑब्जर्व किया तो व्हाट यू ऑब्जर्व वाज, आपने ये देखा कि इनका जो पैटर्न था वो अब now they were having a destructive interference. तो बेटा बताओ ये कोहेरेंट है या नहीं? They are not. They have to maintain that pattern. देखिए पहले वाली की तो वेवलेंथ ही सेम नहीं है, उसका तो कोई पैटर्न बन ही नहीं सकता. यहाँ पे क्या हुआ, जब आप इसको डिफरेंट टाइम्स पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका पैटर्न चेंज हो रहा है. दे आर अनएबल टू मेंटेन द पैटर्न. तो इनको हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट? दे आर नॉन कोहेरेंट. शुरू में जो मर्जी पैटर्न हो उसको मेंटेन करना पड़ता है, पैटर्न को मेंटेन करेंगे तो कोहेरेंट होंगे. अब फर्ज करें आपके पास दो वेव्स थी, आपके पास दो और वेव्स थी, ये हो गया नंबर 3. फर्ज करें नंबर 3 में आपने ये देखा कि दिस वाज वन ऑफ द वेव्स, या आपने एग्जैक्टली जिस तरह मैं ड्रॉ करूंगा उसी तरह करना है. दिस वाज वन ऑफ द वेव्स एंड द सेकंड वेव वाज, सेंटर्स मार्क कर दो. द सेकंड वेव वाज, सो व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस वी आर एबल टू ऑब्जर्व इनिशियली? इट इज पार्शियल इंटरफेरेंस. So this interference that we observed at 0 second, it is partial. It is partial interference. ये जो हमने 0 सेकंड पे ऑब्जर्व किया, ये कौन सी इंटरफेरेंस है बच्चों? 1 सेकंड यार, अपनी डिवाइस को जरा को होस्ट बना लो. अच्छा 0 सेकंड पे हमने देखा तो इट वाज पार्शियल इंटरफेरेंस. अब कुछ टाइम के बाद आपने उसी लाइन को, फर्ज करें ये लाइन थी CD, आपने उसी लाइन को दोबारा ऑब्जर्व किया आफ्टर सम टाइम, या आप उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे थे. जब कुछ टाइम के बाद आपने फिर से ऑब्जर्व किया तो आपको क्या नजर आया, या आपने एग्जैक्टली जिस तरह मैं बनाऊंगा उसी तरह बनाना है, आपको ये नजर आया. ये बनाते जाओ. आपको ये नजर आया, बना दिया. और जो रेड वाली वेव थी वो आपको नजर आई फिर उतने टाइम के बाद इस तरह से. अभी भी कौन सी इंटरफेरेंस है? पार्शियल. तो क्या ये दोनों वेव्स अपना फेज शिफ्ट मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही? दे आर मेंटेनिंग देयर फेज शिफ्ट, दे आर कोहेरेंट, दे आर. देखो यहां पे भी पार्शियल, फिर जब आपने दोबारा देखा तब भी क्या था, यहां पे भी पार्शियल था, और जब दोबारा देखा तो वो भी क्या था, पार्शियल था. ये कौन सा टाइम था? कोई भी और टाइम. अब जब मर्जी देखो इनका जो फेज शिफ्ट है दैट वुड बी मेंटेन. सो इफ दे आर मेंटेनिंग देयर फेज शिफ्ट देन दे आर कोहेरेंट. ठीक है ना? तो अब इसका हम लिखेंगे क्या, हम कहेंगे these two waves are able to maintain their phase difference या overlapping pattern. These two waves are able to maintain their phase difference, so they are coherent या non-coherent? So they are coherent. अब एक काम करें, कोहेरेंट वेव्स की जनरल डेफिनेशन लिखें. कोहेरेंट वेव्स की जनरल डेफिनेशन,
क्या डेफिनेशन होगी? वेव्स दैट मेंटेन देयर फेज डिफरेंस। और कोहेरेंस हमेशा दो वेव्स की होती है, दो वेव्स का कंपैरिजन होता है। तो हम कहेंगे कि इफ the waves are able to maintain a constant phase difference, then they are coherent। और अगर एग्जाम में लिखा हो कोहेरेंस, तो सिर्फ कोहेरेंस का आप क्या लिखेंगे? सिर्फ कोहेरेंस का आप लिखेंगे मेंटेनिंग, सिर्फ कोहेरेंस का हम लिखेंगे मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या लिखेंगे? मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करने को हम कहते हैं कोहेरेंस। डन। और कोहेरेंस की सिग्निफिकेंस क्या है? लिखें, इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्वेबल इफ only if the combining waves interference pattern will be observable only if the combining waves are coherent। बेटा कंबाइनिंग वेव्स कोहेरेंट होंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्वेबल होगा, अदरवाइज नहीं। यानी यहां तक लिखो अचीविंग कोहेरेंट वाटर वेव्स। अब हमारे तीन टॉपिक होंगे, कोहेरेंट वाटर वेव्स, कोहेरेंट साउंड वेव्स, कोहेरेंट लाइट वेव्स। तो कोहेरेंट वाटर वेव्स, अचीविंग कोहेरेंट वाटर वेव्स। तो बेटा कोहेरेंट वाटर वेव्स हम कैसे अचीव करेंगे? हेडिंग दे दी। वाटर वेव्स के लिए हमेशा हम रिपल टैंक यूज करते हैं। और अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो डिपर कितने होंगे? यू शुड हैव 2 डिपर्स। अब एक अरेंजमेंट, एक डिपर उसकी अपनी मोटर को वाइब्रेटर भी कह सकते हैं। एक डिपर उसकी अपनी मोटर, दूसरा डिपर उसकी अपनी मोटर। नाउ यू शुड टेल क्या इनकी वेव्स कोहेरेंट होंगी या नहीं होंगी। एक चीज, मोटर क्या होगा, प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स? मोटर इज द प्राइमरी सोर्स एंड डिपर इज द सेकेंडरी सोर्स। हर एक अरेंजमेंट में you have a primary source and you have a secondary source. The one that is controlling is the primary source, the one that is being controlled is the secondary source. डिपर अपनी मर्जी से मूव करेगा या मोटर की मर्जी से? डिपर चलेगा अकॉर्डिंग टू द मोटर, सो मोटर इज कंट्रोलिंग द डिपर। तो प्राइमरी सोर्स वो होता है जो वाइब्रेशंस को डिसाइड करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि द मोटर इज द प्राइमरी सोर्स, द मोटर इज द प्राइमरी सोर्स। And what about the dippers? Dippers are the secondary sources. कोई कंफ्यूजन? बेटा मोटर होगा प्राइमरी सोर्स और डिपर्स क्या होंगे? सेकेंडरी सोर्सेस। क्या कोहेरेंट वेव्स बनेगी या नहीं बनेगी? बेटा whenever you have two primary sources you cannot get coherent waves. सेकेंडरी सोर्सेस कोहेरेंट वेव्स दे सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेस नहीं दे सकते। तो इंडिविजुअल प्राइमरी सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। इट्स इम्पॉसिबल अनलेस एग्जामिनर कहे एज्यूम कर दो। समझ आ गई बात? दो प्राइमरी सोर्सेस, दो मोटर्स आपस में अपना फेज मेंटेन नहीं कर सकती। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप दो मोटर्स को चला दें तो वो कितनी आगे पीछे होंगी उस चीज को मेंटेन नहीं करेंगी, थोड़ा सा लैग आ जाएगा।
जिस चीज में थोड़ा सा लैग आ जाता है उसमें कोहेरेंस नहीं होती। कोहेरेंस का असल में मतलब ये है कि अगर आप दो मोटर्स को चलाते हैं और उनके ऊपर फैन लगे हुए हैं, तो फैन के जो विंग्स होते हैं उसमें जो गैप है इट शुड बी मेंटेन। लेकिन कोई भी दुनिया की दो मोटर्स नैनोमीटर के स्केल पे उस गैप को मेंटेन नहीं कर सकती। अगर आपको कोहेरेंस चाहिए तो आपको नैनोमीटर के स्केल पे, माइक्रोमीटर भी नहीं, नैनोमीटर के स्केल पे गैप को मेंटेन करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल। समझ आ गई बात? तो दुनिया में कोई भी दो प्राइमरी सोर्सेज अपना गैप मेंटेन नहीं कर सकते। तो क्या ये दो डिपर्स हमें कोहेरेंट वेव्स देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज टू सेकेंडरी सोर्सेज हैव देयर इंडिविजुअल प्राइमरी सोर्सेज, दे कैन नॉट। अच्छा, अब अगर आपको कोहेरेंट वेव्स चाहिए तो सोल्यूशन क्या है? द डिपर्स शुड बी कनेक्टेड विद अ सिंगल मोटर। क्या है सोल्यूशन भाई? डिपर्स को कनेक्ट कर दो किसके साथ? एक सिंगल मोटर के साथ। करते हैं, ये देखो आपने करना ये है जी कि आपने दोनों डिपर्स को कनेक्ट कर देना है किसके साथ? दो मोटरें यूज ना करो। बोथ द डिपर्स शुड बी कनेक्टेड विद वन मोटर। तो इसके नीचे लिखो डिपर्स are the secondary sources. Dippers are the secondary sources. Motors are the primary sources. और लिखो water waves will not be coherent. राइट वाली ड्राइंग के ऊपर कोहेरेंस क्यों नहीं होगी? बिकॉज दो डिपर्स के साथ दो इंडिविजुअल मोटर्स हैं और दो इंडिविजुअल मोटर्स अपना फेज शिफ्ट मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आइए बात? सो वाटर वेव्स विल नॉट बी कोहेरेंट, water waves will not be coherent as the motors being primary sources, as the motors being the primary sources cannot be coherent. और कोहेरेंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों मोटरें अपना फेज मेंटेन करें, फेज का डिफरेंस मेंटेन करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई कंफ्यूजन? लेफ्ट साइड पे बताओ, लिखो टू सेकेंडरी सोर्सेज विद कितने प्राइमरी सोर्सेज? बिल्कुल, टू सेकेंडरी सोर्सेज ब्रैकेट में लिख देंगे जी आप डिपर्स। टू सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि डिपर्स विद a single primary source यानी कि मोटर, प्राइमरी सोर्स यानी कि मोटर। तो hence coherent water waves, hence coherent water waves। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको एग्जामिनर कहे कि हाउ विल यू अचीव coherent water waves, तो आप कहेंगे connect two dippers with a single motor. The motor will be the primary source, the dippers are the secondary sources. They will give you coherent water waves. तो मुझे बताएं इंटरफेरेंस राइट पे ऑब्जर्वेबल होगी या नहीं होगी? यहाँ पे बताएं ऑब्जर्वेबल या अनऑब्जर्वेबल? राइट वाले पे अनऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस, इसमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल नहीं होगी। और इधर इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्वेबल बिकॉज द वेव्स आर interference will be observable, यानी कि आपको राइट वाली जगह पे रैंडम पैटर्न नजर आएगा। जो क्रेस्ट और ट्रफ होंगे वो रैंडम होंगे, या जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो रैंडम होगी। लेफ्ट वाले में रैंडम नहीं होगी। लेफ्ट वाले में यू विल हैव अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा ऑब्जर्वेबल होने का मतलब ये है कि आपको एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा। अनऑब्जर्वेबल होने का मतलब यह है कि इट विल बी अ रैंडम पैटर्न, यू कैन नॉट डिफाइन दैट। मेरी बात समझ आ गई? राइट वाले पे भी इंटरफेरेंस होगी
लेकिन डिफाइनेबल नहीं होगी। लेफ्ट वाले पे क्या होगी? डिफाइनेबल। अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम क्या होगा? क्रेस्ट एंड क्रेस्ट विल मेक अ बिगर क्रेस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ विल मेक अ बिगर ट्रफ, एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ विल कैंसल आउट, जहां पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लेफ्ट वाले में पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड होगा, राइट वाले में पैटर्न क्या होगा? रैंडम। और आपके लिए ऑब्जर्वेबल वही होगा जो ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा होंगे। तो इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्वेबल। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हम आते हैं आगे। एक चीज मैं और बता दूं जो आपने कॉपी नहीं करनी, आप सिर्फ ये देख लें कि राइट वाली जगह पे मैक्सिमा और मिनिमा, फर्ज करें यहां पे कोई मैक्सिमा है, तो हो सकता है एक और मैक्सिमा यहां पे बन जाए, हो सकता है मिनिमा जो है वो इन दोनों के बाद बन जाए। तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा, दे आर रैंडम, और अपनी जगह भी चेंज करते रहेंगे। एक टाइम पे आपको ये नजर आ रहा है, थोड़ा टाइम गुजरेगा फिर क्या नजर आएगा? फिर हो सकता है कि जहां पे मैक्सिमा था वहां पे मिनिमा आ जाए, और ये पैटर्न इतना तेजी से चेंज होगा कि आपके लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, नैनो सेकंड में चेंज होगा। आप मुझे बताएं, अगर पैटर्न नैनो सेकंड में चेंज हो रहा है तो क्या वो ह्यूमन आई के लिए ऑब्जर्वेबल होगा या नहीं होगा? सो दैट इज द प्रॉब्लम। जब कोहेरेंस नहीं होगी तो पैटर्न जो है वो इतनी तेजी से एब्रप्टली चेंज होगा कि आप उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। अगर कोहेरेंस होगी तो पैटर्न स्टेबल होगा, तो पैटर्न इस तरह का होगा, इट विल बी अ स्टेबल पैटर्न। ये मैक्सिमम हमेशा क्या रहेगा? मैक्सिमम ही रहेगा। और जो दूसरे मैक्सिमा हैं वो भी क्या होंगे? ये समझ आ रही है सारी बात? ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होंगे? मेंटेन होंगे, अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे। कहानी थोड़ी बहुत क्लियर? अच्छा, अब आप लिखो अचीविंग कोहेरेंट साउंड वेव्स। अचीविंग कोहेरेंट साउंड वेव्स। आप मुझे ये बताएं कि साउंड वेव्स के एक्सपेरिमेंट्स में आपका अपरेटस क्या होता है? बेटा, साउंड वेव्स का जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपका नहीं बेटा नहीं, आपका प्राइमरी सोर्स होगा। You can use a tuning fork, but the problem is that two tuning forks can never be coherent because they are two individual sources. बेटा, दो ट्यूनिंग फोर्क जिस तरह दो मोटर्स कोहेरेंट नहीं हो सकती, क्या दो ट्यूनिंग फोर्क कोहेरेंट हो सकते हैं? क्या वो अपना फेज शिफ्ट मेंटेन करेंगे? दे कैन नॉट, बिकॉज दे आर टू इंडिविजुअल थिंग्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आवाज के केस में यू नीड अ प्राइमरी सोर्स एंड यू नीड सम सेकेंडरी सोर्सेस, यू नीड सम सेकेंडरी सोर्सेज। आपको पता है लैब के अंदर कंट्रोल साउंड बनाने के लिए, फर्ज करें आप ऐसी साउंड बनाना चाहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आप कंट्रोल करें, तो आप कैसे बनाते हैं? प्राइमरी सोर्स होता है सिग्नल जनरेटर। क्या होता है बेटा? सिग्नल जनरेटर। ये सिग्नल जनरेटर एक डब्बा होता है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस तरह का एक डब्बा होता है, इस पे बटन होते हैं। ये एक एसी वोल्टेज जनरेट करता है। इसका क्या काम है? ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है। एक सिग्नल जनरेटर की ये शक्ल होती है और इस पे ये कंट्रोल्स होते हैं। क्या चीज? एम्पलीफायर? नहीं, एम्पलीफायर जो है वो आपको सिग्नल बना के नहीं देता, सिग्नल जनरेटर आपको सिग्नल बना के देता है। एम्पलीफायर सिग्नल को सिर्फ एम्पलीफाई या कट करता है। तो ये क्या हो गया आपके पास? सिग्नल जनरेटर। बेटा, इसका नाम ही सिग्नल जनरेटर है, आपने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं कहना, ठीक हो गया? और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होंगे? लाउड स्पीकर। बेटा, आपने ये बात याद रखनी है, लाउड स्पीकर की अपनी आवाज नहीं होती, वो हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आवाज में कन्वर्ट करता है थ्रू वाइब्रेशंस। तो लाउड स्पीकर्स विल बी सेकेंडरी सोर्सेज एंड सिग्नल जनरेटर विल बी द प्राइमरी सोर्स। अच्छा, अरेंजमेंट नंबर 1, अगर आपको इस तरह से अरेंजमेंट दी हो, ये मेरे साथ आप बना लो। ये है सिग्नल जनरेटर नंबर 1, ये क्या है जी? सिग्नल जनरेटर नंबर 1, और ये है बेटा जी सिग्नल जनरेटर नंबर 2। उसके बाद इसका अपना लाउड स्पीकर, उसके बाद इसका अपना लाउड स्पीकर। बताओ, आवाज की दो वेव्स कोहेरेंट होंगी या नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? बिकॉज देयर आर टू प्राइमरी सोर्सेस।
दो सिग्नल जनरेटर अपनी फेज शिफ्ट को, अपने फेज के डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो यहां पे आवाज कोहेरेंट नहीं होगी। तो लिखो साउंड वेव्स खुशी बेटा होंगी कोहेरेंट या नहीं होंगी? और नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी? बिकॉज यू आर यूजिंग टू प्राइमरी सोर्सेस। साउंड वेव्स will not be coherent as we are using two primary sources, which cannot be coherent। तो रहीम फिर सोल्यूशन क्या निकलेगा? क्या करें फिर? सिग्नल जनरेटर एक ले लो और लाउड स्पीकर दो ले लो, इट विल वर्क। प्राइमरी सोर्स सिंगल, वही उसी तरह जिस तरह मोटर सिंगल कर दी थी। तो ये हो गया एक सिग्नल जनरेटर, और लाउड स्पीकर दोनों किससे लगाने पड़ेंगे? इसी से लगाने पड़ेंगे ताकि कोहेरेंस हो जाए। सिग्नल जनरेटर और इसके आगे यू विल हैव इंडिविजुअल दो लाउड स्पीकर। इसको हम कहेंगे स्पीकर नंबर 1, इसको हम कहेंगे स्पीकर नंबर 1, नीचे वाले को कहेंगे स्पीकर नंबर 2। यह आपका हो गया स्पीकर 1 और ये आपका हो जाएगा स्पीकर नंबर 2। तो इनसे जो आवाज बनेगी अब की बार वो कोहेरेंट होगी या नहीं होगी? तो इस पे लिखो कोहेरेंट साउंड वेव्स as both the loudspeakers are connected to the same signal generator। कोई कंफ्यूजन है या कहानी समझ आ गई? तो जब दो लाउड स्पीकर होंगे और उनका सिंगल सिग्नल जनरेटर होगा तो दे विल गिव अस द कोहेरेंट साउंड वेव्स। लाइट की कोहेरेंस पे डिस्कशन करने से पहले आपको एक और टॉपिक है जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हेडिंग लो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। क्या हेडिंग देनी है? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स के प्रोपिगेट करने का जो वे होता है उसको हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। पहली चीज, अगर एक रिपल टैंक के अंदर आपके सोर्स का साइज रिपल टैंक के साइज से छोटा होगा, अगर एक रिपल टैंक के अंदर आपके सोर्स का साइज रिपल टैंक के साइज से छोटा होगा, लाइक दिस, आप इसको वाइब्रेट करते हैं, बना दो। दूसरा, अगर आपके सोर्स का साइज रिपल टैंक के साइज के साथ फिट इन करता है और आप उसको वाइब्रेट करते हैं, तो आप मुझे बताएं दोनों केसेस में व्हाट काइंड ऑफ वेव्स यू विल ऑब्जर्व। सोच के बताओ। फर्ज करें ये आपकी सेकंड एग्जांपल है जिसमें आपका जो रिपल टैंक है उसके अंदर सोर्स जो है वो पूरी तरह फिट हो रहा है, यानी कि सोर्स जो है वो यहां से लेके यहां तक ये पूरी तरह से यहां पे फिट हो रहा है। तो दोनों केसेस में आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो बताओ। मुझे लगता है कि नीचे वाली जगह पे ना स्ट्रेट वेव्स बनेगी। आपको क्या लगता है? बताओ यस और नो। नीचे वाली जगह पे इस तरह के स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बनेंगे जब इसको हिलाएंगे। ऊपर वाली जगह पे किस तरह के वेव फ्रंट्स बनेंगे? थोड़े से सर्कुलर। और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले आप ये बताएं कि आप विजुअली या फिजिकली या कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली आप इसे एग्री करते हैं?
अगर आप इससे एग्री करते हैं तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इस ऑब्जर्वेशन को पहली बार एक्सप्लेन किया था हाइगन ने, और इसका प्रिंसिपल आपकी बुक में लिखा हुआ है, हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन एक बंदे का नाम था, ये न्यूटन का नेबर था, और इसने वेव थ्योरी दी थी। बेसिकली इसने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। इसकी जो डिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन थी, अच्छा एक चीज और, अगर मैं इसके अंदर एक वुडन बैरियर लगा दूं यूं, बताओ इस वुडन बैरियर के बाद ये वाटर वेव्स कैसे गुजरेंगी? जो भी आपके दिमाग में आता है बना के दो, जो शेप समझ आती है वो बनाओ, या मैं बनाता हूं और देखो। ये वेव जब इस वुडन बैरियर से गुजरेंगी तो उसके बाद यहां से तो ऐसे ही होगी, जो ही इस जगह से गुजरेंगी उसके बाद जो इनकी शेप हो जाएगी, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। कुछ समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एंड्स जो है वो सर्कुलर हो जाएंगे, एंड्स जो है वो क्या हो जाएंगे? सर्कुलर हो जाएंगे। यहां तुम्हें कहानी समझ आ गई? ये जो इफेक्ट हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला, इसी इफेक्ट को डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। अब हाइगन्स प्रिंसिपल डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कैसे करता है? हाइगन प्रिंसिपल डिफ्रैक्शन को इस तरह एक्सप्लेन करता है कि इसका पहला पॉइंट ये था कि अ सोर्स ऑफ वेव्स, a source of waves is collection of a source of wave is collection of a number of point sources. A source of waves is collection of a number of point sources. कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर पानी के अंदर बट्टा मारो, पानी के अंदर स्टोन ड्रॉप कर दो, तो आपको किस तरह की शेप्स दिखाई देती है? बताओ। You drop a stone in the water, or you're dipping a pen in the water, what would you see? You'll see circles like this. Agreed or not? This is the effect of a point source. This is the effect of, तो क्या मैं ये कह दूं कि एक पॉइंट सोर्स सर्कल जनरेट करता है? अब हाइगन का प्रिंसिपल फिर से पढ़ो। उसने कहा कि अगर आप पेन मारेंगे तो सर्कल बनेगा, अगर आप हाथ मारेंगे तो हाथ जो है वो कैसे वेव बनाएगा? हाथ के जितने पॉइंट्स हैं, दे आर इंडिविजुअल पेन्स। अगर आपके हाथ के ऊपर देयर आर एटम्स और सेल्स और व्हाटएवर दे आर, all of them are making their own circles and those circles combine to make a net pattern. तो उसने ये कहा था कि जो वेव का पैटर्न बनता है वो असल में एज अ होल कभी नहीं बनता, वो इस तरह बनता है कि आप जो भी चीज पानी में हिलाओगे उस चीज के ऊपर जो इंडिविजुअल पॉइंट्स होंगे वो अपने अपने सर्कल बनाएंगे और वो सारे सर्कल कंबाइन करके एक नेट पैटर्न बनाएंगे। इस पॉइंट को हम इस पे अप्लाई कैसे करेंगे मैं बता दूं। आपके पास एक बैरियर था छोटे साइज का, एक था बड़े साइज का। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइगन प्रिंसिपल इस ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करेगा? एक बैरियर था छोटे साइज का, सॉरी सोर्स, एक था बड़े साइज का। अब जरा ये देखो, अगर सोर्स इस पूरे मीडियम के अंदर फिट इन करेगा और अगर सोर्स मीडियम से छोटा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सोर्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? डू यू बिलीव दे आर पॉइंट सोर्सेस इफ यू फॉलो द हाइगन प्रिंसिपल? बताओ, अगर आप हाइगन प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो एक सोर्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं क्या वो इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेस बनेंगे या नहीं बनेंगे? यही कहा था ना। इसके ऊपर कितने बनेंगे? ये 3 बन गए। पहला पॉइंट समझ आ गया? हाइगन ने ये कहा था कि एक बड़े सारे सोर्स के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स पॉइंट सोर्सेस बन जाते हैं और अपना अपना इफेक्ट जनरेट करते हैं। मुझे ये बताओ कि इसका तो बनेगा पूरा सर्कल, इसका भी बनेगा पूरा सर्कल, इसका भी बनेगा पूरा सर्कल, इसका भी बनेगा पूरा सर्कल, सबका बनेगा पूरा सर्कल। सिर्फ ये बताओ एज वाले पॉइंट का पूरा सर्कल बनेगा या आधा सर्कल? सोच के बताओ। आधा क्यों? जगह नहीं। तो जो एज वाला पॉइंट होगा उसका बनेगा आधा सर्कल। बना दो। फिर जब ये सारे सर्कल कंबाइन करेंगे तो जिस तरह की शेप मुझे समझ आ रही है उस तरह की आपको भी नजर आ रही होगी।
ये सारे पॉइंट जब कंबाइन करेंगे तो दे विल गिव यू दिस पैटर्न। ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो दे विल मेक अ स्ट्रेट पैटर्न। बात समझ आ गई? फिर ये जो अगला रिपल बनेगा, बेटा बात सुनो, ये जो अगला रिपल बनेगा ये इसी प्रोसेस से फिर रिपल जनरेट करता जाएगा। इससे फिर अगला रिपल बनेगा, उससे फिर अगला रिपल बनेगा, उससे फिर अगला रिपल, उससे फिर अगला रिपल। अगर रिपल का साइज कहीं पे भी मीडियम के साइज से छोटा हो गया, अगर रिपल का साइज कहीं पे भी मीडियम के साइज से छोटा हो गया, तब क्या होगा, क्यों होगा वो समझते हैं। अब नीचे देखो, इधर देखो, इसका सर्कल, इसका सर्कल और इसका सर्कल, डू यू थिंक कर्वेचर ऐड हो गया या नहीं हो गया जब इनको कंबाइन करेंगे? जब एज के ऊपर होता है आखिरी पॉइंट, उसका पूरा सर्कल नहीं बनता, जिसकी वजह से कर्वेचर नहीं बनता। कर्वेचर ना बनने की जो रीजन थी ना, वो आधा सर्कल थी, वो ये थी। समझिए ये बात। अगर ये पूरा सर्कल बनेगा तो कर्वेचर ऐड होगा। कर्वेचर ना ऐड होने की रीजन क्या थी? जब आधा सर्कल बनेगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी। अब ये वाला पैटर्न कैसे प्रोपेगेट करेगा बताएं? ये वाला पैटर्न ऐसे प्रोपेगेट करेगा। और जब फर्ज करें आपने बैरियर लगा के, लेट्स सपोज आपने बैरियर लगा दिया, वुडन बैरियर था, क्या वो वेव को कट करेगा या नहीं करेगा? जब आपने वेव को कट कर दिया तो बताएं यही वाला इंपैक्ट जनरेट होगा या नहीं होगा? जहां पे आपने वेव को कट कर दिया वहां पे जब उस जगह से वेव आगे निकलेगी तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये देखें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या करेंगे? ये जनरेट करेगा अपना इंपैक्ट, ये अपना इंपैक्ट। रिपल के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो अपना अपना इंपैक्ट जनरेट करते हैं, यही हाइगन प्रिंसिपल है। तो बताएं शेप क्या बन रही है फिर? तो रीजन समझ आ गई कि कर्वेचर क्यों ऐड होता है। जब भी आप वेव को कट करते हैं और वेव का साइज मीडियम के साइज से छोटा हो जाता है, तो जो वेव का एज वाला पॉइंट होता है वो फिर आधे सर्कल की जगह पूरा सर्कल बनाता है, जिसकी वजह से कर्वेचर ऐड हो जाता है। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन गिवन बाय हाइगन। और हाइगन ने ये कहा था कि हर रिपल अगले रिपल के लिए सोर्स होगा। फॉर एग्जांपल 9th रिपल का जो सोर्स होगा वो 8th रिपल होगा, 8th रिपल का जो सोर्स होगा वो 7th रिपल होगा। इन अदर वर्ड्स 10th रिपल की प्रॉपर्टीज सोर्स पे डिपेंड नहीं करेंगी, किस पे डिपेंड करेंगी? 7th रिपल पे। 7th रिपल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी 6th रिपल पे। यानी कि हर नेक्स्ट रिपल की प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस रिपल पे डिपेंड करेंगी। जब आप एक रिपल को कट कर देंगे तो उसके बाद वाले रिपल्स किस पे डिपेंड करेंगे? उस कट होने वाले रिपल के ऊपर। इसलिए वो जो कर्वेचर ऐड होगा फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। कहानी क्लियर? थोड़ी बहुत समझ आ गई? इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। डोज तो नहीं हुआ ना? समझ आ गई ना? बेंडिंग की समझ आ गई क्यों होती है? और हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन के दो पॉइंट्स थे। एक तो सोर्स के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सब इंडिविजुअली एक्ट करते हैं। दूसरा ये था कि हर रिपल अपने से अगले रिपल के लिए एज अ सोर्स एक्ट करता है। ये देखो बात, पहले ये बताओ कि ये समझ आ गई कि इससे पहले बेंड क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो आ गई। चलो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। अब बेंडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से आगे की बात करते हैं। ये हुआ चल रहे हैं ना। जब तक ये कट नहीं होगा तब तक बेंडिंग तो नहीं होगी। यहाँ पे आ गए, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा अब इसके बाद क्या होगा? अब रिपल टू रिपल कैसे होती है प्रोसीडिंग? हर रिपल के जो पॉइंट्स हैं दे आर इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज। These points they will make their individual effects। तो कौन है? ये हुआ 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 और ये वाला आधा हुआ ना। अब जब ये सारे सर्कल कंबाइन करेंगे तो किस तरह का नेट इम्पैक्ट बनेगा? यहाँ तक तो स्ट्रेट हो गया ना, आखिर में कर्वेचर हो गया, ये हुआ ना। अब ये प्रोपेगेट कैसे करेगा? फिर ये आगे इसी तरह प्रोपेगेट। और अगर हम इस पे रेज बनाते हैं वो कैसे बनेगी? ये ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे ये फैल, जहाँ पे फैलती है उसको डिफ्रैक्शन।
जी ये जरा क्वेश्चन। हाँ हाँ दिखाओ।